What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य जी से पूछा, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। तो चाणक्य जी ने रिप्लाई किया, जो कि इनके गुरु थे, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी हालत में और किसी भी सिचुएशन में अगर आप हताश होते हैं, निराश होते हैं और या किस्मत को कोसते रहते हैं, तो वो सब करना छोड़िए। देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश एक ऐसी चीज है, अगर कोशिश करते करते, जैसे पत्थर पे आप लोगों ने देखा होगा, कुएं पे जो पत्थर होता है रस्सी घिस घिस के वहां पे निशान बना देता है। तो कोशिश एक ऐसी चीज है, अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, अगर आप कंटिन्यूटी में अपनी चीजों को करते रहेंगे, तो आप जो पाना चाहते हैं वो आपको आगे चल के किसी न किसी टाइम पे मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बहरहाल, बस एक कंडीशन रखनी है कि कोशिश करना नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए बस कोशिश करना नहीं छोड़ना है, करते रहना है जब तक कि चीजें न मिल जाए। ओके। और ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा यार, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कि अपना काम खुद करते हैं और अपना साथ खुद देते हैं। और जो अपना ही साथ छोड़ देते हैं, अपने ऊपर ही विश्वास छोड़ देते हैं, तो किस्मत भी निकल लेती है फिर पतली गली से। चलिए देख लेते हैं, आज 28 अप्रैल है, क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। ये वाला आर्टिकल क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोगों को लोधा कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, क्रिकेट कहाँ से निकल के आ रहा है, कैसे कैसे इंडिया में आज की डेट में चल रहा है। तो इस वाला आर्टिकल को देखेंगे। ये वाला आर्टिकल FRBM, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड है, जिसके तहत NK सिंह कमेटी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और इकोनॉमिक सर्वे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखेंगे जो भी हमारे लायक यहाँ पे पॉइंट है उनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ओके। ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे मलेरिया के लिए एक दवाई बनाई गई है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। खासकर जो उसका टेस्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मतलब एक ट्रायल के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री में। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, फिर उसी बेस पे एक लार्ज कम्युनिटी को एक अच्छी दवाई मिल सकती है। तो ये कहना है आर्टिकल का। ये वाला आर्टिकल मतलब एक आप लोग जोक के तरीके से भी ले सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, अभी हरभजन सिंह जी हवाई जहाज में जा रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे, तो किसी ने कमेंट किया एक बुजुर्ग पे या फिर एक मतलब डिसेबल्ड आदमी पे, एक फॉरेनर पायलट टाइप में आदमी था कोई, तो उसने कमेंट किया। तो फिर हरभजन जी ने वो बात ट्वीट करी और सबको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो आर्टिकल लिखने वाले हैं ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अपने आप को तो देखो पहले, वो बोल रहे हैं कि दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तो ये हरभजन जी को बोल रहे हैं कि एंड्रू साइमंड है। तो इन्होंने क्या बोला, इनको एक बार यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज में, तो इनको बंदर बोला इन्होंने। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए यहाँ पे कि पहले हम खुद को देखते नहीं है और दूसरों पे उंगली उठाने लाते हैं। इन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है कि पहले अपने आप को सुधारो तब दूसरों को बोलना कि दूसरों को क्या करना चाहिए। ठीक है। ये ऊपर वाला जो साइड वाला आर्टिकल है, इसमें बोला है सूडो सेक्युलरिज्म, मतलब एक बनावटी सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म नहीं है उस सेक्युलरिज्म के बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए इस आर्टिकल को मैं आप लोगों को यहीं पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक डिस्कशन टाइप का आर्टिकल है ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग सेक्युलरिज्म का सिस्टम समझ लीजिए। देखिए स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये माना जाता था कि हमारी कंट्री ऑलरेडी सेक्युलर है, मतलब हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, तो इसका मतलब हम सेक्युलर है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए निर्माता उन्होंने भी कुछ सोच समझकर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलरिज्म नाम का वर्ड नहीं जोड़ा, क्योंकि वो ऐसा कुछ मानते नहीं थे कि हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म का अगर नॉर्मल मतलब देखें तो दो तरीके के मीनिंग निकल के आता है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। एक तो वेस्टर्न कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है और एक हमारा जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न कंट्री में जो सेक्युलरिज्म निकल के आया, वहां पे थोड़ी हिस्ट्री है इससे रिलेटेड। एक्चुअली था क्या, वहां पे चर्च हुआ करती थी, तो वो जो चर्च हुआ करती थी वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करती थी, कंप्लीटली देखा करती थी, मतलब जो भी काम हुआ करता था। और चर्च जो है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुकी थी आते आते, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, अपने अपने फायदे के लिए रखना है। और फ्रांस में जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फ्रांस में देखिए क्या था, वहां पे चर्च जो है इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि सारा काम चर्च किया करती थी A to Z। वहां पे मतलब जितना भी एक तरीके से आलीशान वाली जिंदगी जीने वाला काम, और जो बाकी का इवन इतनी सारा पैसा हुआ करता था इनके पास में, इवन टैक्स भी नहीं भरा करते थे, टैक्स लिया करते थे कॉमन जनता से, और कॉमन जनता के पास में खाने के भी लाले पड़े रहते थे। तो जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें सुधारने के लिए, जो चर्च में जितनी बदतमीजी चल रही थी इनको साइड में करने के लिए, उन्होंने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीजन से कंप्लीटली अलग कर दिया। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पे निकल के आया। अब रिलीजन अलग रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहेगा, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन इंडिया में जो है ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने भी बोला था कि दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हम किसी भी हालत में।
तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी अगर रिलीजन से रिलेटेड कोई फेस्टिवल आ रहा है या कोई यात्रा वगैरह हो रही है, हज यात्रा हो गई या अमरनाथ यात्रा हो गई, तो गवर्नमेंट दोनों में वो करती है, दोनों में हेल्प करती है, दोनों रिलीजन में, या कोई भी रिलीजन है इसके अलावा। तो इसके अलावा क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो रिलीजन जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो एक तरीके से ऐसा है कि इसको प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप। ये अलग कर देना तो बिल्कुल एक तरीके से साइड में हो गए ना चीजें, आप मरते रहो चाहे जीते रहो, कुछ भी मतलब नहीं है उसका। पर लेकिन एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का लिए वो सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ पे माना जाता है। और इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे एक आप लोग बोलते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पे इतने सारे रिलीजन है, तो सारे रिलीजन को एक साथ में मिला के रखना वो तभी पॉसिबल है जब थोड़ा बहुत इंटरफियर हो गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं रहेगा, देखिए वेस्टर्न कंट्री जितनी है मैक्सिमम क्रिश्चियन कंट्री है और कोई सारी एक सिंगल रिलीजन की कंट्री है, तो वहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो वहाँ पे सही बैठ सकता है। पर लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट हम अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ पे नहीं बैठ सकता। इवन जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तब जो वेस्टर्न कंट्री वाले आदमी थे उन्होंने यहाँ तक बोला था, जब यहाँ से छोड़ के गए ब्रिटेन वाले और यूएसए वालों ने, जो कुछ आप लोग बोल सकते हैं महान हस्तियां थी, तो उन्होंने यहाँ तक बोला था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि ये आने वाले टाइम में इसके बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी रिलीजन है, इतनी सारी लैंग्वेज है, इतनी सारी यहाँ पे कास्ट एंड कम्युनिटीज हैं, ये सारे कभी मिलकर रह ही नहीं सकते। पर लेकिन जो हमारे महान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले नेता थे, उन्होंने इतने अच्छे से चीजों को सेटल डाउन किया, इतने अच्छे से चीजों को बनाया, इतने अच्छे से चीजों को एक दूसरे में मतलब मिक्स किया उन्होंने, कि सारी चीजें आज तक भी इतने अच्छे लेवल पे चल रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखिए कहाँ नहीं होती है, मतलब वो बोलते हैं कि जहाँ बर्तन होते हैं वो खटकती हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है हर जगह। पर लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में हम लोग मिलकर रह रहे हैं आज तक भी, इतने टाइम होने के बाद भी, जबकि माना जा रहा था कि थोड़े टाइम बाद में ही हमारे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी हम मिलके रह रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की महानता कह सकते हैं, जिसको महान आदमियों ने बनाया है। तो इसकी वजह से हम सब यहाँ पे मिलके रह रहे हैं और सारी चीजों को एक प्रॉपर वे में हैंडल करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए हमारा थोड़ा सा डिफरेंट सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बता दूं, देखिए हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 1976 में डाला गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है यहाँ पे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बनाया गया, उस टाइम पे सेक्युलरिज्म के साथ में दो वर्ड और डाले गए। एक तो सोशलिस्ट वर्ड डाला गया और उसके साथ में इंटीग्रेटिव वर्ड भी डाला गया, और इंटीग्रेटिव, सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो ये 3 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। तो ये याद रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये तीनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। कहाँ पे डाले गए थे? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल स्टार्टिंग का पार्ट होता है, और हमारा प्रीएम्बल भी इतना अच्छा माना जाता है कि प्रीएम्बल जो है वो एक ऐसा प्रीएम्बल है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट देता है। वहां पे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमारा प्रीएम्बल अगर कोई पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए आप लोगों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में यही पता होगा, हमने बताया था जैसे कि पार्ट 4A में हमने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह भी डाली है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमने चेंज किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत। तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो सेक्युलर जो वर्ड है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से ही ऐड किया गया था। ओके, तो अब आर्टिकल में देखिए जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उसमें सेक्युलरिज्म के बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया है चीजों को। क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया देखिए जो सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में हमारे यहाँ पे सूडो सेक्युलरिज्म है, मतलब एक बनावटी सेक्युलरिज्म है। और ये बनावटी सेक्युलरिज्म किसके द्वारा बनाया गया है? हिंदू कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को कमेंट बताता हूँ। एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने भी ये बात बोली थी कि इंडिया कंट्री सेक्युलर कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म ज्यादा है। अगर यहाँ पे हिंदू धर्म ज्यादा ना होता, कोई और कम्युनिटी होती, किसी भी कंट्री को उठा लीजिए वर्ल्ड में, चाहे पाकिस्तान को उठा लीजिए या कोई भी कंट्री जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा मेजोरिटी में है, वो कंट्री सेक्युलर नहीं है, वो वहाँ पे इस्लाम अपना मतलब वर्चस्व फैला रहा है। हमारी कंट्री इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, तो इसलिए हमारी कंट्री सेक्युलर है। तो देखिए ये उनका कमेंट था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं इसमें टीका टिप्पणी करना चाहूंगा, बस मैं आप लोगों को एक मतलब बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोगों को मतलब चीजों का पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि सारे आदमी जो लेक्चर सुन रहे हैं वो एक मैच्योर आदमी है सारे, ठीक है ना, और किसी रिलीजन और कास्ट को लेके कोई भी भड़केगा नहीं। सबको पता है कि ये सारी चीजें हैं मतलब अपनी जगह सही है, पर लेकिन इनको लेके हमको इमोशनल नहीं होना है, हमको कंट्री चलानी है। कंट्री में जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम होंगे वहाँ पे बहुत सारे आदमी ऐसे रहेंगे, हिंदू होंगे, बहुत सारे मुस्लिम रहेंगे, सिख रहेंगे, वो अलग अलग कम्युनिटी के आदमी रहेंगे वहाँ पे। तो हमको एक न्यूट्रल आदमी की तरह वर्क करना है, हमको चीजें समझनी है, इमोशनल भावनाओं में नहीं बहना है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू को क्या बोल दिया, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम को क्या बोल दिया। तो हमको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चीजें देखनी है, ना कि एज ए किसी हिंदू और मुस्लिम और कास्ट के बेस पे चीजों को देखना है। ठीक है, तो हमको सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ही सवाल है आर्टिकल में, यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए जो हिंदू हैं उन्होंने सेक्युलरिज्म को एक सेक्युलरिज्म का नया चोला पहना दिया है।
मतलब सेक्युलरिज्म जिस तरीके का हमारा बन के चला था वो आज की डेट में सेक्युलरिज्म नहीं छोड़ा है, उसको एक बड़ा अलग तरीके का सेक्युलरिज्म बना दिया है। हमारे इंडिपेंडेंट जो फ्रीडम फाइटर है उन्होंने जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट रखा था, हम सब मिलकर काम करना चाहते थे, हमने लड़ाई भी मिलकर लगी, पर लेकिन आज की डेट में जो सेक्युलरिज्म आ गया है वो बिल्कुल एक बनावटी तरीके का सेक्युलरिज्म आ गया है, और हिंदू वाले उसको इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा सेक्युलरिज्म है। तो इस तरीके के यहाँ पे इस वाले पोर्शन में इस तरीके की चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा सेक्युलर वर्सेस सेक्टेरियन की बात की है, मतलब सेक्युलर क्या है और सेक्टेरियन क्या है। सेक्टेरियन क्या होता है, देखिए एक पर्टिकुलर सेक्ट, एक पर्टिकुलर सेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर संप्रदाय। तो यहाँ पे उसकी बात की है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे सेक्युलर का कॉन्सेप्ट साइड में रह गया और सांप्रदायिकता का कॉन्सेप्ट ज्यादा ज्यादा उस पर फॉलो किया जा रहा है। सांप्रदायिकता मतलब सेक्टेरियन का कॉन्सेप्ट ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, जिसने धुंधला कर दिया कहीं ना कहीं हमारा जो सेक्युलर का कॉन्सेप्ट है उसको भी। तो हमारे यहाँ पे जो फॉलो किया जाता है वो सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिकता, जैसे दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में तो हिंदू मुस्लिम के, तो उसको ज्यादा फोकस करके चला जाता है एज कम्पेयर टू सेक्युलर। सेक्युलर बोलने बोलने के लिए रह गया है, सेक्युलर वैसे दिखता नहीं है कहीं पे, तो इसीलिए वर्ड नाम रखा गया सूडो सेक्युलर, मतलब बनावटी सेक्युलर रह गया आज की डेट में। ओके, अब जो राइट वाले हैं वो राइट वाले थोड़ा अलग तरीके का व्यू दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो ये वही बात बता रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, चर्च वाला कॉन्सेप्ट। ये बोल रहे हैं देखिए जो चर्च का कॉन्सेप्ट है वहां पे चर्च एक बिल्कुल सिंगल रिलीजन के लिए, ठीक है ना, तो वहां पे वो चीज बनती है कि जो रिलीजन को है उससे अलग करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। पर लेकिन अगर हिंदू में हम लोग देखें, चर्च जो हो गया वहां पे उनकी एक धर्म हो गया, एक बुक हो गई बाइबल, तो उनका एक बनता है वहां पे अलग करना। पर जो हिंदू वाला सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदू में देखिए हिंदू में ही कितनी सारी कास्ट कम्युनिटी मिलके बनी है, और हिंदू के लिए बोल रहे हैं कोई एक प्रॉपर बुक नहीं है, दुनिया भर की बहुत सारी बुकें हैं हमारे रिलीजन में। तो इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट लगाना चाहे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो हमारे रिलीजन पे फिट बैठता ही नहीं है। तो सूडो सेक्युलरिज्म या सेक्युलरिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट आप हिंदू पे लगाना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। अगर देखा जाए यहाँ पे जो रिलीजन है वो एक कम्युनिटी से मिलके बना हुआ है, एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर इनका प्रॉपर एक पॉइंट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ओनली, अगर इसमें इसमें ईसाई वाले धर्म में देख लीजिए। पर लेकिन हिंदू में बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट को आप प्रोमिनेंट कैसे बता सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है और पर्टिकुलर पॉइंट ये है। यहाँ पे तो आप लोग बता सकते हैं कि ये प्रॉपर पॉइंट है और उसको सेपरेट कर दो दूसरे पॉइंट से, पर जहाँ बहुत सारे पॉइंट है उनको कैसे सेपरेट करेंगे आप, वो तो सारे मिलजुल के रहेंगे ना, तभी काम चलेगा। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठता है, तो ये वाला इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग में। आगे ये बोल रहे हैं देखिए जो हिंदू है, अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म एक रिलीजन नहीं है, ठीक है ना, वो एक जियोग्राफिकल टर्म भी है साथ में, मतलब जियोग्राफिकल टर्म है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हिंदू जो निकल के आया वो सिंधु नदी से निकल के आया है, ठीक है। एक तो ये बात बोले तो उसमें आप सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे फिट कर सकते हैं, वो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री भी है, जियोग्राफिकल टर्म भी है उसके रिलेटेड। और इन्होंने बोला है अगर आप इस तरीके से दोनों को सेपरेट करते हैं, मतलब सेक्युलर इस तरीके से, मतलब यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, सदगुरु का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो कि ईसा के फाउंडर है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि देखिए अगर आप बोलते हैं कि योगा या सूर्य नमस्कारा ये हिंदू रिलीजन से कनेक्टेड है, जबकि ये हिंदू रिलीजन ने ओनली इनको पाया है, एक तरीके से इनकी खोज करी है। अगर आप इस तरीके से इनको हिंदू रिलीजन का मान रहे हैं, इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि न्यूटन के द्वारा काउंट किया गया, फाइंड किया गया, वो तो क्रिश्चियनिटी वाला हो गया, हमको उसको यूज ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे योगा वगैरह ये हमने फाउंड किया, ये पहले से ही था, तो इसको हर एक रिलीजन यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है हिंदू के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न कंट्री ने फाउंड किए हैं, तो इसलिए उनको उनके रिलीजन से जोड़ दो, जिस तरीके से आप योगा को या फिर इन सूर्य नमस्कारों को हिंदू रिलीजन से जोड़ रहे हो। तो ये दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को मिक्स मत करो इन चीजों को। ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, जो जो सेंटर का पॉइंट है, इन्होंने थोड़ा सा उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बीजेपी और ये संघ परिवार की पॉलिटिक्स में थोड़ा इंक्लूड कर दिया है। पर लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला है, देखिए जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया सेक्युलरिज्म का, और या फिर आप कम्युनलिज्म का बोल सकते हैं, ये इसको क्या बोल रहे हैं कि ये निकल के आया एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से। कैसे बोल रहे हैं इसको, देखिए जिस तरीके से अगर हमने कांग्रेस जो कि जिसका फाउंडेशन कब हुआ था उसका 1885 में, तो कांग्रेस ने क्या किया, एक तरीके से एक ऐसी पार्टी बनने की कोशिश की जो कि सब कम्युनिटी और कास्ट के लिए काम करेगी, ठीक है ना, सब कम्युनिटी और सब कास्ट के लिए काम करेगी। पर लेकिन उसके बाद में जब मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया उसके बाद में, तो मुस्लिम लीग को देखो तो उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उन्होंने अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया। कॉन्सेप्ट क्या दे दिया, टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी में उनका जो कॉन्सेप्ट सीधा वो निकल गया है कि एक नेशन तो हिंदू के लिए हो गया और दूसरा नेशन हो गया मुस्लिम्स के लिए हो गया। तो यहाँ से इन्होंने चीजों को डिवाइड कर दिया बिल्कुल, जैसे कि जैसे कांग्रेस थी वो लेकिन इसको साथ में लेके चल रही थी, ठीक है। पर लेकिन जैसे जैसे अगर इन्होंने साथ में लेके चली थी, जो कांग्रेस के बारे में फिर आगे चल के बोल रहे हैं
कि कांग्रेस ने भी अगर देखा जाए ढंग से माइनॉरिटी पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया, वो भी एक लार्ज कम्युनिटी को साथ में लेके चल रही थी जो कि माइनॉरिटी थी, जिसके द्वारा भीमराव अंबेडकर जी को अगर देखा जाए वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने पे एक लार्ज कम्युनिटी पे फोकस करके चल रही थी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी पे फोकस करके नहीं चल रही थी। तो उसने भी चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, जिस तरीके से यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जी ने अपनी साइड को एक साइड में करके चल दिए थे। तो आगे चलते चलते जैसे आज की डेट में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी लड़ती रहती है। बीजेपी जो बोलती है कांग्रेस को तो कि बीजेपी बोलती है कि हिंदू नेशनलिज्म है, और कांग्रेस बोलती है कि हम सेक्युलर हैं और ये वाले मतलब सेक्युलर के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कंट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे भाषण भी सुने होंगे पिछले कुछ टाइम में, इससे रिलेटेड जो स्पीच निकल के आती है कि सेक्युलरिज्म को बर्बाद करना चाहते हैं और ये हमारी कंट्री में मतलब एक कम्युनल राइट्स फैलाना चाहते हैं। बीजेपी को मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि एक तरीके से संघ परिवार की पॉलिटिक्स खेल के चलते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से आर्टिकल को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके चले गए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट व्यू था जो सेक्युलरिज्म के ऊपर इन तीनों के हल्के हल्के से व्यूज निकल के आए, और जो इसकी हिस्ट्री थी वो यहाँ से निकल के आई, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एक कंप्लीट सेक्युलरिज्म चल रहा है। ओके, इसमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया जो ये वाला आर्टिकल है कि जो पॉपुलेशन है हमारी आज की डेट में, जो पहले हमारा फर्टिलिटी रेट था, जो पहले हमारे यहाँ पे जो बच्चे पैदा जितने ज्यादा किए जाते थे, वो फर्टिलिटी रेट आज की डेट में कम हो चुका है। इतना ज्यादा नहीं है जितना उस टाइम पे था स्टार्टिंग में। अगर देखा जाए तो जैसे हमारे देश आजाद हुआ था उसके बाद में जो चीजें चली हैं उस लेवल पे, तो हमने एक बहुत ही प्रोग्रेस बहुत ही प्रोग्रेस की है इस वाले फील्ड में, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है, बहुत ही क्या, मतलब आने वाले टाइम में हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। तो ये बोल रहे हैं थोड़ा सा कि देखिए हमारी कंट्री में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, पर लेकिन फर्टिलिटी रेट फिर भी इतना कम नहीं हो रहा है कि पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो जाए बहुत ज्यादा लेवल पे, फिर भी वो बढ़ती रहेगी। और आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा एक टारगेट भी लगा रखा है कि हमको चाइना को बहुत जल्दी से मतलब चाइना से आगे निकलना है। तो देखो हम ये टारगेट कितनी जल्दी पूरा करते हैं चाइना से आगे निकलने वाला। तो ये एक पॉइंट दे रखा है कि फर्टिलिटी घट रही है फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो अच्छा आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके नोट्स भी मिलेंगे। इसमें जो बताया गया है मतलब जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी को कंपेयर किया, मतलब डिसेबिलिटी को बताया गया हमारे यहाँ पे जो डिसेबिलिटी का नया एक्ट निकल के आया है, तो उसको यूएन के जो यूएन का एक्ट है उसके साथ में कंपेयर करके बोला गया कि अब ये जो है आप इसको यूएन के एक्ट के साथ में कंपेयर कर सकते हो। जो रिक्वायरमेंट थी अब अप टू द मार्क है, जो कि होनी चाहिए थी, पर लेकिन बहुत ही टाइम बाद हुई है, पर लेकिन अब हो गई है। तो अब इसको अच्छे से इसको मतलब सपोर्ट करें कि अब सही है यहाँ पे। अब जो ये वाला आर्टिकल है इसको कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये FRBM जिसको बोलते हैं फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आप हो गई है कि नई टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल होता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो वर्ड फिजिकल यूज किया जाता है उसका मतलब होता है लगभग एक ईयर के लिए, मतलब फिजिकल टाइम एक फिजिकल ईयर के लिए। तो जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट को किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके बारे में जो रोड मैप होता है उसके बारे में हमारे यहाँ पे एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था NK सिंह कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट कर दी थी वो 31 अक्टूबर 2016 में सबमिट कर दी थी, पर लेकिन उसको तब से लेके आज तक गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया था। अब जाके उसको कमेटी की रिपोर्ट को ओपन किया है और वो अब पब्लिक डोमेन में रखी गई है। तो ये 5 मेंबर कमेटी थी, पहले तो ये याद रखना है, और किस चीज से रिलेटेड थी ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे किस तरीके से फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको कंट्रोल करके चलना है, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये इन्होंने कुछ यहाँ पे हाईलाइट्स हैं जो कि इन्होंने अपने पॉइंट जो अपनी कमेटी में पॉइंट में रखी है, इनको बाद में देखेंगे। पहले इससे पहले का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इससे पहले क्या क्या चीजें हुई हैं हल्की सी। तो देखिए ये वाले आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए थे उसमें अपने बजट वाले लेक्चर में उसमें इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, वहां से मैंने ये सारे पॉइंट उठाए हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो 2003 में पास किया गया, 2003 में उसको एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट बनाया गया उस टाइम पे क्या डिसाइड किया गया कि जो एक तरीके से जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करना है उसको, ठीक है ना। तो रिड्यूस करना है जो फिजिकल डेफिसिट होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना है। माइक्रो होती है छोटे लेवल पे, मैक्रो होता है बड़े लेवल पे। तो माइक्रो का मतलब हो गया आप घर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर मैक्रो का मतलब हो गया एक बड़े स्केल पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंट्री का मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसको मैक्रो बोल देते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक पूरी ईयर का आप लोग लगा लीजिए, ईयर में हमारे पास में जितना पैसा आया, ठीक है ना, जितना हम लोगों ने खर्च किया, तो उसमें जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए, जिससे मैं वालों कई बार समझा भी चुका हूँ, मान लीजिए हमने कोई काम करना है और उस काम का मतलब कंप्लीट एक तरीके से हमने जितना भी खर्चा किया, जितने भी प्रोजेक्ट मिला के हमारे, मान लीजिए हमने कहीं पे रोड बनाया, डैम बनाया, कुछ भी बनाया, तो इनमें बनाने में जो हमारा खर्चा, जो हमारे पास में ओनली कितने थे, 90 रुपए, ठीक है ना, और जो हमारा खर्चा लग गया इनको बनाने में वो कितना लग गया, 100 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए का हमने क्या किया, उधार लिया कहीं से, इस तरीके से जुगाड़ करके लाए हम कहीं से, तो इस तरीके का 10 का फिजिकल डेफिसिट हो गया हमारे यहाँ पे एक साल में। दूसरी टर्म होती है रिवेन्यू डेफिसिट।
तो यहाँ पे ये तो पूरे साल का निकाला जाता है, ठीक है ना, जितना भी यहाँ पे पूरे साल का निकाला जाता है। क्या है यहाँ पे रिवेन्यू का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारे पास में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट की मान लीजिए कॉस्ट हमने लगाई कि ये प्रोजेक्ट 50 रुपए का है, ठीक है ना। 50 रुपए का हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगाई पर्टिकुलर के, हमारे पास में 40 रुपए आ रहे हैं कहीं से, मतलब जितना हमारे पास में हम खर्चा कर रहे हैं उतना हमारे पास में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, हमारे पास में उतना रिवेन्यू है नहीं। फिजिकल डेफिसिट एक कंप्लीट ईयर के तरीके से निकालते हैं, तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो। अब थोड़ा सा अगर इसका दूसरा एग्जांपल लेके धरूं, मान लीजिए आपने अपना बजट बनाया, आपने अपना बजट बनाया कि एक साल में मैं कंप्लीट टोटल जो मेरा एक साल का खर्चा है, मतलब एक साल में मतलब 1 लाख रुपए का मेरा टोटल वो खर्चा निकल के आएगा, ठीक है ना। एक लाख रुपए मुझे चाहिए, ठीक है, पर लेकिन आपको कहीं से जुगाड़ पानी करके जितना मिला आपके पास में 90,000 रुपए आए, तो आपके पास में जो रह गया वो 10,000 रुपए का फिजिकल डेफिसिट रह गया, ठीक है। एक साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर लेकिन मान लीजिए इसी एक साल में आपने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कराई, पार्टी में आपको 10,000 रुपए चाहिए थे, ठीक है ना, 10,000 रुपए की पार्टी करानी थी, पर लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास में 9,000 रुपए आए, तो पार्टी में प्रॉपर पार्टी एक पार्ट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में पूरा पैसा नहीं आया, तो यहाँ पे आपके पास में 10,000 मतलब 1,000 का रिवेन्यू डेफिसिट हो गया। आपके पास में 1,000 रुपए और होता तो आपका कंप्लीट हो जाता। तो इस तरीके से दोनों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है कि हमने टारगेट किया था, मतलब कब टारगेट किया था, टारगेट लगाया था हमने 2008 में, क्या कि जो हमारा जो डेफिसिट है उसको 3% लेके आना है जीडीपी का, जितनी हमारी जीडीपी है। हमारा जीडीपी क्या बोलते हैं, एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं फिजिकल बाउंड्री के अंदर। फिजिकल बाउंड्री मतलब फिजिकल बाउंड्री, एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्री, मैप दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट। मतलब ये हमारी कंट्री होगी, ये इसकी फिजिकल बाउंड्री हो गई, ठीक है ना, फिजिकल मैप ही हो गया। तो इस फिजिकल बाउंड्री के अंदर कितना हमारा यहाँ पे ये लक्षद्वीप वाला और अंडमान निकोबार वाला पोर्शन भी आएगा, ठीक है। तो कितना हमारा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो उसकी हमारी जीडीपी हो जाती है वो। तो उसके बारे में जो जीडीपी का यहाँ पे 3% करना था, वो हमको ध्यान रखिएगा इसको, जीडीपी का 3% हम लोगों को करना था। पर लेकिन उसके बाद में क्या है, 2007 में क्राइसिस वगैरह आ गई, तो फिर हमने इसको पोस्टपोन कर दिया कि आगे करते हैं। पोस्टपोन करते करते इसको फिर बाद में भी ले आए, पर लेकिन ये चल नहीं रहा था। तो उसके बाद में फिर क्या किया, एनके सिंह कमेटी बैठाई गई और उसको बोला गया कि यार इसको रिव्यू करो, और रिव्यू करने के बाद में रिपोर्ट सबमिट करो और देखो कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लेके आओ। देखिए उस टाइम पे हमने 2008 में फिर टारगेट बनाया था कि 3% करना है, पर लेकिन अब हम आके फिर से 10 साल बाद आप लोग कह सकते हैं फिर से 3% पे आके अटक गए हैं। तो तब से लेके आज तक इसको मतलब टैकल करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन अब तक इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कमेटी में जो रिपोर्ट आई है, इस कमेटी में जो रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, ये देखिए यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट है इन्होंने बताया है, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए इन्होंने बोला है 3%, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए बोला है इन्होंने 2.8% और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए बोला है इन्होंने 2.5%। तो ये इन्होंने टारगेट दिए हैं, ठीक है। और जो रिवेन्यू डेफिसिट है उसका टारगेट इन्होंने ये दे रखा है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बात इन्होंने बोली है, एक बात और बोली है कि ये तो फिजिकल डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, इसके साथ में इन्होंने जो हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे उसके साथ में बोला इन्होंने कि ये बोला है डेप्ट, मतलब जो गवर्नमेंट का डेप्ट होता है जो उधार ले रखा है वो, ठीक है ना। तो डेप्ट टू जीडीपी रेशो बोला है इन्होंने वो 60% होना चाहिए, मतलब डेप्ट टू जीडीपी रेशो को 60% तक लेके आना है, जिसमें से 40% तो जो है सेंटर के लिए है और 20% ये हो गया स्टेट के लिए। ये सारी जिस्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है ना कंप्लीट, वो सारे जिस्ट आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं इसको कि ये सारे जिस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है। तो आगे इन्होंने देखिए टारगेट तो इन्होंने सेट करके दे दिया कि ये टारगेट आप लोगों को ये लेके आना है, ये टारगेट यहाँ पे ये लेके आना है और ये वाला टारगेट आप लोगों को ये लेके आना है। पर लेकिन कुछ इन्होंने एक्सेप्शन भी दिए हैं। एक्सेप्शन क्या दिए, मान लीजिए कहीं पे वार हो गया, ये कैलेमिटी आ गई, किसी तरीके से अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या फिर एग्रीकल्चर हमारी प्रॉपर में वर्क नहीं कर रही है, या कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ गए, तो इस तरीके की अगर कोई चीज होती है यहाँ पे, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कंप्लीटली उसमें करके चलना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पे छूट दी जा सकती है थोड़ी। पर लेकिन ये बोला है कि जैसे आउटपुट जो आपका निकल के आ रहा था उसमें अगर 30 बेसिस पॉइंट, मतलब आपका कुछ भी, इसको बेसिस पॉइंट को आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब परसेंटेज में ले लीजिए, चलिए मतलब आपकी अगर आपका परसेंटेज में आप कोई पार्ट में ले लीजिए, मतलब समझने के देखिए बस, आपका अगर कोई आउटपुट आना था जो 300% कुछ कम हो रहा है, तो आप लोगों का जो डेविएशन होना चाहिए वो ओनली 0.5% होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे आप लोगों का जो टारगेट दे रखा है वो ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, 0.5% इधर उधर होना चाहिए, यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। मतलब अगर कुछ कोई चीज घट रही है और घटने के बाद में कोई इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसका मतलब 0.5 से इधर हो जाना चाहिए। ये अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन भी रही है, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें इधर उधर कर डालो। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था
जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो इन्फ्लेशन के लिए टारगेट दिया गया है आरबीआई को, क्या दिया गया है कि आपको ये 4% का एक इन्फ्लेशन बना के रखना है। 4% से आगे आप 6 तक जा सकते हैं और 4% से नीचे आप 2 तक जा सकते हैं। इसके बीच में आपको कंप्लीट इन्फ्लेशन अगर आप रखेंगे तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो एक प्रॉपर वे में होके चलेगा। तो इसी तरीके से टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों को एक मीडिएशन रखना है चीजों को, ना ज्यादा इधर जाना है ना ज्यादा उधर जाना है। तो ये बातें इन्होंने यहाँ पे बोली है। तो मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वही चीजें यहाँ पे भी दे रखी हैं कि देखिए जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसमें क्या लगना चाहिए, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो रहना चाहिए 60% रहना चाहिए। याद रख लेना, इस टर्म को डायरेक्ट बैंकिंग में पूछा जा सकता है ये, ठीक है ना, बैंकिंग में क्या एसएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो जर्नल जो बाई 2023 तक इनका टारगेट बना रखा है, जिसमें क्या है 40% का जो टारगेट दिया गया है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% जो कवर करना है वो करना है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो जो फोकस लेके चलना है उस तरीके से लेके चलना है। और ये बोल रहे हैं कि जो ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को रहेगी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से पार्टनरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करती है कि जो इसको 60% का टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाए। चैलेंज बहुत सारे आएंगे 2023 तक 20% स्टेट को करने के लिए, ठीक है ना। अनडाउटली हरिकुलन अप्रोच वो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा है इनके सामने, मतलब एक भारी काम है इनके सामने। तो सॉल्यूशन भी क्या दे रहे हैं, एक तो सिमेट्री बना के चलनी है, प्रॉपर वे में कहाँ पे बोरिंग करनी है, कहाँ पे कॉस्ट क्या करनी है, क्वालिटी फाइनेंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से अभी क्या हुआ था यूपी में लोन माफ कर दिया, तो उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो एक तरीके से एक प्रॉपर वे का यूटिलाइजेशन नहीं है मनी का, वो तो एक तरीके से लोगों को लुभावने वाली स्कीम हो गई। जिस तरीके से हमने देखा था, अगर हम वहाँ पे सिंचाई की फैसिलिटी अच्छी करें या फिर वहाँ पे फर्टिलाइजर की फैसिलिटी अच्छी करें, मतलब खेत वगैरह जो होते हैं उनको ढंग से चेक किया जाए कि सोइल की मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो उसमें खर्च करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर किसान को 3 लाख अगर उसका खर्चा है, 3 लाख कर्जा है तो उसका कर्जा उधार कर दे, वो तो ओनली पर्टिकुलर किसान के लिए हो गया ना। दूसरों के लिए क्या किया है, जो प्रॉपर वे में जो वहां पे पे कर रहे हैं अपना डेप्ट, उनके लिए क्या किया, उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया है। आगे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किस तरीके से अकाउंट मतलब वही ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर वे में चीजें होनी चाहिए, ऑनलाइन हो जाए तो ज्यादा बेटर है, वरना पता नहीं चलता है कहाँ से चीजें आ रही है और किधर को जा रही है। क्वालिटी के ऊपर फोकस करने की बात करिए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। जितना भी प्रोडक्टिव करो उतना प्रोडक्ट, जितना भी काम करना है उतना प्रोडक्टिव करो। आपको स्टडी में फोकस देना चाहिए इसी तरीके से। ज्यादा स्टडी करने से ज्यादा बेटर है कि जितना करो उसको प्रोडक्टिव वे में करो, ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब यही होता है एक तरीके से रिवेन्यू जो होना चाहिए इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हमारे पास में पैसा है उतना ही खर्च करना चाहिए। वो बोलते हैं कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर है, चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए वरना दिक्कत हो जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। और देखिए जो आप लोग आज की डेट में उधार ले रहे हैं यार, वो कल को पे करना ही करना है, तो ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जितना उधार लेना है कोशिश करो कि उधार न लो। आपको कोशिश करो कि लाइफ में भी किसी से उधार न लेना पड़े। देखिए उधार लेना कर्जा बन जाता है काइंड ऑफ। तो उसको कोशिश करें कि अपना जितने आपके पास में मिनिमम रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। देखिए ये जो वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल में मलेरिया की वैक्सीन के बारे में जिक्र किया गया है। नई वैक्सीन का ये टेस्ट कर चुके हैं, उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे। दवाई का नाम आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है, आरटीएस एस इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसको इन्होंने मॉस्क्यूरिक्स भी बोला है यहाँ पे, ये वाला नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसको देखिए कहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, घाना में करने जा रहे हैं, केन्या में करने जा रहे हैं और मालाबाई में करने जा रहे हैं। एक बार मैप में थोड़ा देख लीजिए, ये हो गया घाना, कहाँ पे हो गया, ये हो गया घाना, ठीक है ना, ये हो गया केन्या। और माला वही जो मैंने बोला है वो आप लोगों को बताना है, एक लैंड लॉक कंट्री है। आप लोगों को मैप में सर्च करना, गूगल मैप में उसको, और बताना कि कौन कौन सी कंट्री उसके बॉर्डर को टच कर रही है, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देखिएगा कहाँ कहाँ पे उसको टच कर रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पायलट बेस पे एक प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है ना, जिसमें काउंट करने जा रहे हैं, मतलब जिसमें काउंट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से दवाई जो है, किस तरीके से अगर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। तो उन चीजों को देखने के लिए इसको मतलब इसका एक तरीके से पायलट बेस पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, आरटीएस और मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है ना। तो जो ये वैक्सीन है ये थर्ड मतलब 3 फेज पास कर चुकी है ढंग से। अब इसको जो रखा जा रहा है कि ये सेफ्टी और मतलब एक तरीके से सेफ्टी और इफिकेसी मतलब प्रॉपर वे में देखा जाएगा, उस तरीके से वर्क करेगी, ठीक है ना। जो डिसीजन लगाया गया है इसलिए डिसीजन लिया गया है इसलिए से लिया गया है। देखिए अगर कोई मेडिसिन इस तरीके की आ रही है तो सबसे पहले यही समझ लीजिए, अगर कोई भी बीमारी होती है वो बीमारी डिफरेंस करती है। मतलब मान लीजिए कोई बीमारी एशिया में हो रही है तो एशिया में उसका सिम्टम्स अलग होंगे, एशिया में उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे मान लीजिए पोल्यूशन भी ले लीजिए उसका अलग लेवल है।
पानी का अलग नेचर है यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो दवाइयाँ हैं उनकी मेडिसिन भी थोड़ी अलग अलग रखनी पड़ती है। एक उसी तरीके की दवाई और उसी तरीके की मेडिसिन और उसी तरीके की बीमारी पे वर्क नहीं करती है हर जगह। तो थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है उन चीजों के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको देखा जा रहा है कि देखिए जो देखा जा रहा है इसको अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ केस ग्लोबली अगर देखा जाए और अफ्रीका रीजन में तो मतलब घटे हैं मलेरिया के 21% बोला है इन्होंने 2010 से लेके 15 तक, तो इतने घटे हैं। और इन्होंने 2015 में नंबर ऑफ डेथ्स जो बोली है वर्ल्ड वाइड वो कितनी बोली है, ये देखिए 4,29,000 इतनी डेथ्स हुई है वर्ल्ड वाइड मलेरिया की वजह से। और WHO क्या यहाँ पे बोल रहा है उसको एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर लिया जाए तो अफ्रीका में 92% ऑफ दीज डेथ, जो जितनी भी डेथ हुई है अफ्रीका में 92%, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात चल रही है यहाँ पे, ये पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही ओनली 92%, ठीक है ना। तो 92% जो डेथ यहाँ पे हुई है और 90% ऑफ वन मतलब 92% मिलियन केसेस जो है यहाँ पे पाए गए हैं, मतलब 92% ऑफ जो इतने मिलियन केसेस पाए जाते हैं उसके 90% यहीं पे पाए जा रहे हैं। 92% डेथ, हाल तो याद रखने की क्या जरूरत है, इनको इतना फोकस देके बोल रहा हूँ मैं बार बार। मतलब कहने का मतलब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत लार्ज स्केल पे ये डिजीज पाई जाती है, इतने नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पता चले नंबर नंबर रटने बैठ गए उन सब चीजों के। तो जो दवाई है यहाँ पे, इस दवाई की 4 डोज दी जाएंगी, ये जो दवाई है यहाँ पे, ठीक है ना, RTS करके जो दवाई है, तो इसकी 4 डोज दी जाएंगी। और जो बीमारी है वो किससे प्रोटेक्ट करेगी, ये वाली बीमारी यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैलासीपेरियम। तो ये वाली यहाँ पे मतलब बीमारी जो नाम है, आप लोग मलेरिया जो बोलते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे इस वाली बीमारी का नाम ये इस तरीके का है, ठीक है। तो इसको हो सके तो याद रख लीजिएगा। तो मोस्ट प्रिविलेंट इन अफ्रीकन, मतलब ये मलेरिया पैरासाइट है इसका, ठीक है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए खासकर। तो इसके ऊपर इस दवाई का आप बोल सकते हैं कि यूज करने जा रहे हैं। आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए तो इसकी जो स्टार्टिंग की 3 डोज है, अभी बोला था ना मैंने 4 डोज दी जाएंगी, जो 3 डोज है स्टार्टिंग की वो एक एक मंथ के इंटरवल में देनी है, मिनिमम 1 मंथ के इंटरवल में। तो स्टार्टिंग की जो 3 डोज है वो तो 3-4 मंथ में ही खत्म हो जाएगी, पर लेकिन जो 4 वाली डोज है, लास्ट वाली जो डोज है वो दी जाएगी 15 से 18 मंथ के बाद में, ठीक है ना। जो थर्ड डोज दे चुके हैं, 3 डोज दे चुके हैं, उसके बाद में जो 4th डोज दी जाएगी वो लगभग 15 से 18 मंथ के बाद में दी जाएगी, ठीक है। तो जो फेज 3 है उसमें जो ट्रायल की गई थी, एफिकेसी जो निकल के आई वहां पे 30% लगभग निकल के आई, जो चिल्ड्रनों पे इसको इंप्लीमेंट किया गया। और 4 डेज की बात कर रहे हैं, रिड्यूस किया इन्होंने जो सीवियरिटी है वो बहुत से केसेस को, ठीक है। मतलब अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट की जा रही है इसको, मतलब फर्क डाल रही है, मतलब बहुत से सीवियर केसों को भी सही कर रही है ये दवाई। अगर ये तो बात बोल ही रहे हैं, लेकिन अगर इसकी लो इफिकेसी है, मतलब प्रॉपर वे में अगर लग रहा है कि लो है दवाई, इतना इफिशिएंसी नहीं है इसकी, इतनी इफिकेसी नहीं है इसकी, तो फिर भी एक इवेल्युएट करने का मौका मिल जाएगा कि किस तरीके से ये इवेल्युएट किया जाता है, मतलब एक इवेल्युएटिंग मार्क आप लोग इसको बोल सकते हैं। अनलाइक द अदर दूसरी दूसरी जो वैक्सीन होती है उनके हिसाब से देखा जाए तो लेस देन द ऑप्टिमम, मतलब लेस देन द ऑप्टिमम यूज है इसका, ठीक है। तो आगे अगर देखिए ढंग से वर्क कर रही है तो देखिए एक वो नहीं होता है, एक कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। अगर कोई दवाई वहां पे वर्क ही नहीं कर रही है, अगर ये वर्क भी कर रही है भले ही 30% कर रही है, तो कुछ तो डिसीज का कुछ तो जो बीमारी है उनको रिड्यूस करेगी, कुछ तो इंसिडेंट जो हो रहे हैं वहां पे डिसीज के वो रिड्यूस करेगी, कुछ तो फायदा पहुंचाएगी। वही होता है ना कि ना होने से कुछ तो होना अच्छा, तो कुछ तो अच्छा करेगी ये। तो ये चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं, ओके। तो ये मेडिसिन के बारे में था, मेडिसिन के नाम याद रखिएगा, हो सकता है उस पैरासाइट का भी नाम याद रख लीजिए जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये वाला आर्टिकल बीसीसीआई से रिलेटेड है, थोड़ा बीसीसीआई की हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए बीसीसीआई को बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना। ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट को गवर्न करती है। और ये फॉर्म कब हुई थी, फॉर्म हुई थी 1998 में, ठीक है। ये सोसाइटी के तहत, एक सोसाइटी नहीं होती, जिस तरीके से सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक सोसाइटी बना लेते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में सफाई वाली की सोसाइटी हो गई इस एरिया में, या फिर हम लोगों को हेल्थ की इशू देखेगी, तो इस तरीके की सोसाइटी बना लेते हैं, तो ऐसी एक सोसाइटी बनाएगी। तो तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत इसको बनाया गया था उस टाइम पे, ठीक है ना। कंसोर्टियम होता है संघ, तो स्टेटों का संघ ने मिलके क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बीसीसीआई, ठीक है ना। तो इसके जो लोगो है इसका, तो वो कहां से लिया गया है, ये ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया ये था, ठीक है। ये ब्रिटिश राज का आप लोग एम्बलम बोल सकते हैं इसको, जो कॉलोनियल पीरियड की निशानी था, ठीक है। तो ये इसमें से लिया गया, ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ये लोगो बीसीसीआई का लोगो ये हो गया, ओके। और ये ऊपर वाला किसका हो गया, आईसीसी का हो गया, ये आईसीसी, ओके। तो ये यहाँ से लोगो इससे लिया गया। तो इस तरीके क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि लोगो कहाँ से लिया गया, तो ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो वहां से इसका लोगो लिया गया है। और देखिए 1912 में क्या हुआ, 1912 में, कि ऑल इंडियन क्रिकेट टीम विजिटेड इंग्लैंड, इंग्लैंड को विजिट किया फर्स्ट टाइम। कैप्टन को थे महाराजा
वो पटियाला महाराजा सर भूपेंद्र सिंह। अगर कभी टाइम मिले आपको इनके बारे में पढ़ने का तो पढ़िएगा, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे और बहुत ही अमीर खानदान के इंसान थे ये, ठीक है ना। थोड़ा टाइम मिले तो इनके बारे में एक बार पढ़िएगा विकिपीडिया पे। तो 1926 में फिर 2 रिप्रेजेंटेटिव कोलकाता क्रिकेट क्रिकेट क्लब के लंदन में विजिट की उन्होंने अटेंड करने के लिए मीटिंग किसकी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसको आज की डेट में हम आईसीसी बोलते हैं। पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। तो वहां पे विजिट किया, ठीक है। तो जब वहां पे विजिट किया उन्होंने, उसके बाद में फिर क्या हुआ, बीसीसीआई इंडिया, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर चीजें आगे चलनी स्टार्ट हुई। मतलब एक आप लोग बोल सकते हैं कि मान्यता मिल गई या चीजें लेवल में होनी स्टार्ट हो गई। देखिए जो बीसीसीआई है आज की डेट में अगर इसको देखा जाए तो ये वर्ल्ड की रिचेस्ट बॉडी है गेम के फील्ड में, अगर इसको देखा जाए रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी है ये वर्ल्ड में, ठीक है बीसीसीआई। और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है फाइनेंस के लिए। आप आईपीएल को देख लीजिए यार, आईपीएल में कितना पैसा निकल के आता है, तो कोई मतलब ही नहीं है दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की। आरेंट ग्रांट गवर्न ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये एंटोनी डी मेलोय ये इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। और देखिए जो बीसीसीआई है ये इतनी सारी ट्रॉफी यहाँ पे वो करवाती है, कंडक्ट कराती है, कई बार पूछ ली जाती है और कई बार हम लोगों को पता भी नहीं होता है। जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता होता है, पर लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके बारे में ट्रॉफी है, ये जितनी ट्रॉफी कंडक्ट कराती है, बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, ठीक है ना, दिलीप ट्रॉफी, हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी, ठीक है ना, जिसको आईपीएल भी बोलते हैं हम, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी। तो ये सारी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, 2-3 इसमें से दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, पूछे कौन सी नहीं है, या फिर 4-3 कोई सी और दे देंगे और एक इसका नाम दे देंगे कौन सी है। तो थोड़ा इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से आईपीएल में धोखाधड़ी हुई थी और आईपीएल में सट्टेबाजी सामने निकल के आ गई, तो उस टाइम पे फिर सोचा गया कि यार अगर क्रिकेट को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर क्रिकेट के वर्चस्व को बनाए रखना है तो इन सब चीजों पर रोक लगानी पड़ेगी, जो कि धंधागिरी यहाँ पे चल पड़ी है आईपीएल में। तो तब जाके उन्होंने लोधा कमेटी सबमिट करी और लोधा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, ब्रिंगिंग द बीसीसीआई अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था उसके बारे में आप लोग उसके बारे में आप जिक्र कीजिएगा नीचे, ठीक है ना, कि कब इसको पारित किया था, कब इंप्लीमेंट किया गया था, और काफी न्यूज में है तो इसके थोड़े प्रोविजन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है, सेपरेट करो जो गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई की एंड आईपीएल की, तो दोनों को सेपरेट करो और गवर्नेंस सेपरेट करो फ्रॉम द मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने प्रकाश सिंह की रिकमेंडेशन पड़ी थी, ठीक है ना, प्रकाश सिंह केस से रिलेटेड जो कि पुलिस में रिफॉर्म के लिए थी। तो उन्होंने भी क्या बोला था, उन्होंने भी ये बोला था कि जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो केस जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बना रहा है तो उन दोनों को सेपरेट करो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज बोली गई है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो इनको सेपरेट करो, मैनेजमेंट को और जो गवर्निंग बॉडी है दोनों को सेपरेट करो, तो एक प्रॉपर वे में चीजें रहेंगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए अगर सारी चीजें एक जगह रहेंगी ना तो फिर खिचड़ी बन जाती है, कौन उसको क्या कर रहा है, फिर एक दूसरे में अगर किसी ने कुछ हो गया तो ब्राइब ब्राइब देके वहीं पे काम निपट भी जाते हैं। आगे क्या बोला कि प्लेयर का एसोसिएशन बनाओ जिससे कि उनकी जो ग्रेवेंस है, उनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वॉइस को सुना जा सके। जिस तरीके से हमने क्या देखा था, अभी एक कोई प्लेयर थी उसने बोला था कि वो लंदन ओलंपिक उसमें पार्टिसिपेट करी थी ओलंपिक में। तो ओलंपिक में जब पार्टिसिपेट करी थी तो वहां पे क्या हुआ, उसको पानी भी ढंग से नहीं पिलाया गया, हमारे वहां पे कोई आदमी नहीं था। तो प्लेयर की जो ग्रेवेंस होती है वो प्लेयर की ग्रेवेंस भी सुनी जा सके, ओके। तो हर एक स्टेट को वोटिंग राइट भी देनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये थोड़ी ना है कि बिहार में खेलने वाले बंदे नहीं है या फिर नॉर्थ वाले एरिया में या फिर यूपी में या किसी और स्टेट में ज्यादा खेलने वाले हैं, तो सबको इक्वल राइट देना चाहिए और सबको एक मतलब एक इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो इसलिए जो कोलकाता वाले हैं और जो मुंबई वाले जिनको ज्यादा राइट मिले हैं तो उनके राइट कहीं ना कहीं कम होंगे। अब लीगलाइजेशन ऑफ द बैटिंग, जो बैटिंग है बहुत सी कंट्री में लीगलाइज कर रखी है, जो सट्टा लगाते हैं ये छुप छुप के लगाते हैं, अगर लीगलाइज इसको कर दिया जाए, ये रिकमेंडेशन दिए पूछी जा सकती है। और कई बार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आप लोग बोल सकते हैं, एक तो ये और एक अभी आगे आएगी एक के वाला ऑफिसर, ये दो रिकमेंडेशन तो आपको याद रखनी है, भले ही सारी भूल जाओ। और ठीक है, सट्टे को लीगलाइज करने की बात करें, इससे कमाई होगी और प्रॉपर वे में हैंडल भी किया जा सकेगा इसको, फिर छुप छुप के नहीं करेंगे जिस तरीके से छुप छुप के क्रिकेट को पॉलिटिक किया जा रहा है वो नहीं होगा फिर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनको साइड में रखो, ठीक है ना, मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, इनको इसमें आने ही नहीं देना चाहिए, इनको साइड में रखना चाहिए। जिसकी वजह से आज आपकी डेट में आज की डेट में अगर सब लोगों को देखो, मैक्सिमम जो आदमी है यहाँ पे वो कोई ना कोई मंत्री का आदमी मिलेगा या फिर कोई ब्यूरोक्रेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 नॉमिनी ऑफ आईपीएल टीम विल बी आईपीएल गवर्निंग बॉडी, जिस तरीके से बीसीसीआई के लिए बोल रहे हैं इसलिए आईपीएल के लिए भी करो, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा पैसा रहता है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा रहता है, तो उसको एक प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सके और प्रॉपर वे में ग्रेवेंस सुनी जा सके, तो ये काम करने की बात कर रहे हैं, ओके।
और देखिए जो प्लेयर है उसको सेव करने के लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, करप्शन ना हो सके वहां पे किसी भी तरीके का, और स्टेट को फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है ना, राइट टू वोट के साथ में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये सारा बवाल चल रहा था, ये ऑडिट वाला। केग ने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केग का एक मेंबर रहेगा जो कि ऑडिट करेगा आपके यहाँ पे क्या आप घपला कर रहे हैं और क्या घपला नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो बीसीसीआई है उसमें इंटरफियर कर रही है, और अगर बीसीसीआई में इंटरफियर कर दी है हमारी गवर्नमेंट, तो आईसीसीआई के पास में ये पावर होती है, वो क्या कर सकती है, आईसीसी के पास में ये पावर होती है, वो क्या कर सकती है कि वो इसकी जो मान्यता है वो रद्द कर सकती है अगर कोई गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बोला गया था, जो इसके उस टाइम पे चेयरमैन थे वो क्या बोल रहे थे कि आप वहां से प्रेशर डालिए जिससे कि ये कैग मेंबर है इसमें ना रखा जाए और हम इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आज की डेट में। आप पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है, शशांक मनोहर जी चेयरमैन है इसके आईसीसीआई के, ठीक है ना। तो हमारा क्या मानना चल रहा था कि बीसीसीआई कितनी पावरफुल है कि सब कुछ बीसीसीआई के हिसाब से चलेगा वहां पे। पर लेकिन अगर दुबई में देखा जाए अभी आईसीसीआई की जो काउंसलिंग वोटिंग हुई है वहां पे क्या कर दिया गया है, सब चीजें कई सारे मॉडल उन्होंने नए चेंज कर दिए। तो नए चेंज कर दिए, तो दो बिग थ्री गवर्नेंस रिवेन्यू बॉडी शेयरिंग का बात की है यहाँ पे। तो बिग थ्री जिसको बोला गया है उसमें बीसीसीआई को साइड में रख दिया उन्होंने उठा के। किसको बोला है बिग थ्री, इंग्लैंड को और वेल्स को क्रिकेट के लिए और ऑस्ट्रेलिया को, तो बिग थ्री इसमें रख दिया। इससे क्या बोल रहे हैं एक तरीके से, जो बीसीसीआई मानते थे कि हम 30 मार खाएं, जो अपनी पावर दिखा रहे थे, और जिस तरीके से करप्शन वगैरह इसमें चल रहा था और जो केस यहाँ पे चल रहे थे, तो उस तरीके से इसका जो एक तरीके से इसको थोड़ा इग्नोर किया गया है। और 21% जो आज की डेट में जो रिवेन्यू है इसके साथ में शेयर किया जाएगा, ठीक है। शशांक मनोहर जो कि यहाँ के चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि जो ये आप करने जा रहे हैं ये सही नहीं है वैसे, पर लेकिन जिसे चेयरमैन होते हुए भी इनकी नहीं सुनी गई है, ठीक है। तो इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन द क्रिकेट ग्लोबली, जिस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे इसको प्रॉपर में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ढंग से हैंडल करके चलो, ठीक है ना। दुबई ऑफर द मिरर, तो कह रहे हैं एक शीशा दिखा दिया दुबई ने बीसीसीआई को, औकात दिखा दी है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। आप लोग अपने आप को सोच रहे थे कि 30 मार खाएं, आप 30 मार खा नहीं है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल में इस तरीके की चीजें डिस्कस की गई है। तो वही है, एक तरीके से रिफॉर्म लेके आओ अपने अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे करप्शन चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट से एक लड़े हुए हैं सारे की। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कितनी सारी मशक्कतें कर करके चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। कभी कोई कमेटी बैठा रही है, 4 मेंबर की कमेटी और बैठाई थी कि इसके रिवेन्यू को देखा जाए ढंग से। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, पर लेकिन ये इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और यहाँ तो यहाँ और ऊपर से जो ऊपर यहाँ पे लेटर लिख के बोल रहे हैं कि यहाँ से बोलो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो कि हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाले, यहाँ तक भी बातें ये लोग कर रहे थे। देखिए 2016 डिसेबल्ड जो वाला एक्ट है गवर्नमेंट ने पास कर दिया गया है, तो उसको एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है यूएन के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीजें क्या बोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जो इनको दिया जाता है, जो डिसेबल भाई बहन है हमारे, तो क्या किया जाता है, जो फैक्टर है रिस्क का वो क्या है यहाँ पे, मतलब इनको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसके मतलब उसके डिसेबिलिटी की वजह से नहीं मिलता है उनको। उनको डिसेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उन पर कॉन्सेप्ट ही दूसरा इंप्लीमेंट होता है। क्या होता है, ये होता है उनके ऊपर जॉब नहीं मिल रही है उनको, तो किस लिए होता है, डिसेबिलिटी वाला नहीं आता है यहाँ पे। बैरियर जो आता है वो सोसाइटल आता है, सोसाइटी वाले आगे निकल के आते हैं, फिजिकल बैरियर आते हैं यहाँ पे जो कि प्रिवेंट करते हैं इनको वर्क नहीं किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे बोल रहे हैं ये। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया था कि एम्प्लॉयमेंट की फैक्टर है, कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो उस केस में इन्होंने बोला था, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस 2013 में आता है। देखिए केस क्या होते हैं, केस ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो केस जब निकल के आता है तो फिर सारी आगे आने वाले टाइम में जो चीजें देखी जाती है वो उसके हिसाब से देखी जाती है। जो कोई केस जीत जाता है, मान लीजिए यूनियन ऑफ इंडिया जीते या ये जीते, तो इनमें से जो केस जीत जाता है उसके हिसाब से फिर पता चलता है, कुछ चीजें निकल के आती हैं छान के, या फिर आप लोग कह सकते हैं एक प्रॉपर चीजों को चूज करके, तो चीजें आती हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं निकल के, उनके बेस पे आगे काम करा जाता है। इसीलिए हर बात बोला जाता है कि उस केस के हिसाब से और इस केस के हिसाब से। तो ये मतलब होता है यहाँ पे केस का नाम लेने का। ओके, तो यूएन के कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो यूएन कन्वेंशन है ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2007, ठीक है ना, इंडिया ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन एंड द राइट ऑफ द फुल पार्टनरशिप, ये वाला जो निकल गया है 1995 में निकल गया है। उसके बाद में क्या हुआ, आज की डेट तक जब से लेके आज तक का इनको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया जा रहा था, और प्रॉपर वे में इनको मतलब सोसाइटी से नेग्लेक्ट किया जा रहा था। इनको एम्प्लॉयमेंट की बात थी तो वो भी साइड में रख दी जाती थी। तो आज की डेट में क्या बोल रहे हैं ये, कि जो इनको जो राइट नहीं मिल रहे थे, पर लेकिन कोर्ट इनके साथ में रहा है हमेशा। कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दिए जिसकी वजह से जो इनके खिलाफ जो चीज की जा रही है उनको कम करने में सहायता मिली, और एक प्रॉपर वे में इनको हैंडल करने की भी एक सही वो निकल गया है। डिसेबल पर्सन द ड्यू, मतलब जो बार बार ब्रीच की जाती थी, जो इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता रहता था। तो एक चेंजिंग हो गया काफी, मतलब एक तरीके से जो चैप्टर न्यू चैप्टर चेंज किया गया, न्यू जो बिल आया है, न्यू एक्ट बन गया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावर के द्वारा। तो जो न्यू लाया है वो काफी चीजें चेंज करने जा रहा है। क्या क्या चेंज करने जा रहा है,
ये देखिए पार्लियामेंट ने रिपील कर दिया 1995 वाला एक्ट। अब नया एक्ट आ गया, एक्ट का क्या नाम है, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। तो ये एक्ट में क्या चीजें आ गई हैं आज की डेट में, इसमें क्या किया जाए, इनको रेस्पेक्ट दी जाएगी, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी रहेगी, इनके पास में चॉइस रहेगी, इंडिपेंडेंस रहेंगे डिसेबल पर्सन जो होते हैं अमंग देयर गोल जो भी इनको सेट करना है। और आगे क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं मतलब फुल इफेक्ट देंगे जो यूएन का कन्वेंशन है उसको, उसके उसके हिसाब से चीजें बनाई गई हैं। और 2016 का जो एक्ट है उसके बारे में और चीजें बोल रहे हैं कि मोर राइट टू द डिसेबल्ड पर्सन को मोर ज्यादा राइट दिए जाएंगे, जस्टिस उनको दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, रोल ऑफ द लोकल अथॉरिटी और प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनको प्रॉपर वे में दी जाएगी। अब स्टेट की फंडिंग और नेशनल लेवल पे फंडिंग अच्छे लेवल पे होगी। क्रिएट द स्पेशल कोर्ट किए जाएंगे अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उनको एक मतलब जो इनके राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात चल रही है। वहां पे स्पीडी ट्रायल होगी, ऐसा नहीं है कि वैसे चल रही है खींच खींच के चीजें चल रही हैं, जिससे कि इनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। और लॉ है आल्सो मेक द प्राइवेट कंपनी टू इक्वल लायबल टू वायलेट द लॉ। अगर प्राइवेट कंपनी भी देखिए क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले अगर कोई डिसेबल पर्सन जा रहा है तो वो सोचते हैं कि सैलरी इतनी देनी है वर्क की इसको, और डिसेबल आदमी है तो इसको ढंग से क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो यही काम मैक्सिमम महिलाओं के साथ में करते हैं। महिलाओं के साथ में हमने अभी लिए देखा था कि जो प्रेगनेंसी वाला लॉ पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमने उसमें देख रहे थे कि महिलाओं को भी जो जॉब देते हुए झिझकते हैं, खासकर जो मतलब जो बैच जो मतलब जिनकी शादी नहीं होती है, पता होता है कि शादी हो जाएगी जल्दी, फिर क्या होगा अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो मतलब सैलरी उनको देनी पड़ेगी पूरी कंपनी को और इसको इतनी ज्यादा छुट्टी भी मिलेगी। तो ये कई सारे इश्यूज रहते हैं सोसाइटी में जो टैकल करने की कोशिश की जाती है बार बार गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर फिर भी ये बरकरार रहते हैं सोसाइटी में। तो उसी के ऊपर यहाँ पे चीजें बोली गई है। ये पीआईबी की न्यूज है, पीआईबी में ज्यादा न्यूज तो आजकल आ नहीं रही है, ये वाली न्यूज अच्छी लगी मुझे। देखिए प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया 52 जनपद अवार्ड, ठीक है ना, शंख घोष जी को। तो शंख घोष जी को, ये बंगाली राइटर है, ठीक है, पोएट और क्रिटिक है ये। तो शंख घोष जी, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये काफी। तो शंख घोष जी है सिक्स, ये ऐसा नहीं है कि पहले बंगाली है ये, इसके पहले इनको मतलब सिक्स, छह आदमी पांच आदमी को मिल सका है, छठे ही है। इनके द्वारा ये कुछ राइटिंग है जो आप लोग याद रख सकते हैं, द स्ट्रोम ऑफ द डिजायर, ठीक है ना, जस्ट दिस वन, ये दो मैंने छाटी हैं। ये मतलब पीआईबी में नहीं दे रखी थी, अलग से डाली है मैंने, क्योंकि पूछी जाती है खासकर अवार्ड वगैरह जिनको मिलता है उनकी राइटिंग वगैरह, ठीक है ना। तो जो जनपद अवार्ड है ये लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है ना। तो भारतीय जनपद टू द इंडियन ऑथर, ये इंडियन ऑथर के लिए है, ये याद रखना है, फॉरेन राइटर के लिए नहीं है, ओनली इंडियन राइटर के लिए है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1961 में ये स्टार्ट किया गया था, ओनली इंडियन राइटर, ठीक है ना। इसमें कितनी इंडियन लैंग्वेज है, इंक्लूडिंग क्या है, राइटिंग द इंडियन लैंग्वेज, ये एट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्लस इंग्लिश। तो आप लोगों को बनाना है एट शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कितनी लैंग्वेज आती है, ठीक है, अभी लिख दिया होता मैंने तो कितनी लैंग्वेज उसमें आती है एट शेड्यूल में, ये आप लोगों को बताना है, ओके। और आगे क्या है देखिए, भारतीय जो जनपद अवार्ड है ये, ठीक है ना, इसके बारे में क्या बताया गया है कि रिसर्च एंड कल्चर इंस्टीट्यूशन या फाउंडेशन 19, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये साहू शांति प्रसाद जैन, इनके द्वारा, जो कि साहू जैन फैमिली, ये साहू जैन फैमिली क्यों है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो ये इनकी फैमिली का अवार्ड है, ये इंडियन को मतलब एक तरीके से रिसर्च और इनमें बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक तरीके से इंडियन लैंग्वेज को भी आगे निकाल के लाया जा सके, ठीक है। तो ये इनके बारे में पोएट है, यहाँ पे पद्म विभूषण इनको पहले मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है, अब ये इनको जनपद अवार्ड भी इनको मिल गया है, ओके। अब जनपद अवार्ड के बारे में थोड़ा सा, ये क्या हुआ है 1961 में बनाया गया था, फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1965 में, लास्ट अभी 2016 में दिया गया, टोटल 57 दे चुके हैं, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू द 12 लाख, और द मतलब थोड़ा बढ़ा दे, चलो कैसे वगैरह इतना कोई नहीं पूछ रहा है, ओके। जो फर्स्ट मिला था वो संकारा क्रूपू इनको मिला था, इनका नाम याद रख सकते हैं, रिसेंट अभी इनको मिला है घोष जी को। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए अगर देखिए इसको वीडियो वगैरह को पीडीएफ वगैरह को शेयर कर दीजिए कीजिए फेसबुक पे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जिन तक चीजें एक्सेसिबल नहीं है उन तक चीजें पहुंच जाए, ठीक है ना। और अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक कीजिए। और कई अभी बंदे पूछ रहे थे उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, यार सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन होता है उसको दबा दीजिए, तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी आप लोग चीजों को देखना चाहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।